हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हमारा चल रहा था जिसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर किए हैं। आज हम देखने वाले हैं कि पुराने पेपर के क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं, विद्युत धारा से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। हमारे टॉप 100 सीरीज चलेगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ करंट टॉपिक से ही देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिस मत करिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, है ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब बर्न्स फॉर 10 आवर्स देन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट विल बी। यदि 100 वॉट का बल्ब यदि 10 घंटे चलता है तो बिजली का खर्च कितना होगा। बिजली का खर्च पूछ रहा है, यानी कि आपका एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है पूछ रहा है। एनर्जी कंजप्शन का मतलब है, एक बात बताइए मुझे, आप सभी के घरों में बिजली का बिल आता है, सभी को पता है, तो हम क्या कहते हैं? ऐसा कहते हैं ना यार 20 यूनिट बिजली चली पिछले महीने में, कहते हैं। तो जो हम एनर्जी कंजप्शन करते हैं उसको हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने कितने यूनिट बिजली यूज करी। जितने भी यूनिट हम बिजली यूज करे होंगे, सपोज हमने 50 यूनिट यूज करी, तो हम उसी यूनिट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कि पर यूनिट बिजली का जो भी चार्ज होगा उससे, और हमारा बिजली बिल क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, तो एनर्जी कंजप्शन जो होता है हमारा, हम उसको यूनिट से बताते हैं कि हमने कितने यूनिट की बिजली यूज करी। और जो ये यूनिट होता है ये क्या होता है, यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। और जो 1 किलोवाट आवर होता है ये क्या होता है, 1 किलोवाट घंटे का मतलब होता है कि 1 घंटे में यदि आप 1 किलोवाट की बिजली यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने 1 यूनिट बिजली यूज करी। क्लियर है? तो चलिए अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 100 वॉट पावर, तो क्या दिया हुआ है आपका, पावर इज इक्वल टू गिवन है 100 वॉट। ठीक है, कह रहा है 10 आवर्स, यानी कि टाइम गिवन है कितने घंटे के लिए, 10 आवर्स के लिए। तो जब पावर और टाइम गिवन है तो अपन क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय, पावर इंटू टाइम। तो 100 इंटू हम 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। पावर की यूनिट है वॉट, टाइम की यूनिट है आर। अब बताओ मुझे 1000 वॉट आर आया तो 1000 वॉट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोवाट। हमें पता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट आर लिख सकते हैं। हमने इसको लिख दिया 1 किलोवाट। तो आपकी एनर्जी इज इक्वल टू कितनी आ गई, 1 किलोवाट आर। और अभी अभी हमने देखा है कि 1 किलोवाट आर को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 यूनिट, आंसर ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन एकदम देखते ही खत्म था। हमने देखा पावर टाइम गिवन है, हमने एनर्जी निकाल दी, एनर्जी निकाला और यूनिट के टर्म में हमने आंसर कर दिया। यदि किलोवाट आर के टर्म में रहता तो भी हमारा 1 होता, लेकिन यदि वाट आर के टर्म में होता आपका ऑप्शन तो फिर आपका हो जाता 1000 वॉट आर ऑप्शन। ठीक है, आंसर हो जाता। लेकिन यदि 100 वॉट की जगह कोई भी वैल्यू चेंज करे क्या फर्क पड़ता है, अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है कि क्या ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, क्या ये वोल्टेज को स्टेप अप डाउन करता है या इंक्रीज डिक्रीज करता है, एसी टू डीसी करता है, या कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है। चारों ऑप्शन एनालिसिस करते हैं अपन, फिर बताते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका डीसी टू एसी। नहीं भाई, हमारा डीसी टू एसी जो कन्वर्जन है वो है इन्वर्टर का। इन्वर्टर हमारा डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज यूज टू डिक्रीज एंड इंक्रीज एसी वोल्टेज। यस, बिल्कुल सही कह रहा है। जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा वो वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, यानी कि स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज को इंक्रीज करेगा और स्टेप डाउन का मतलब है वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दी वोल्टेजेस, यानी कि वोल्टेज को घटा
घटाने और बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। नहीं, एसी टू डीसी कन्वर्जन हमारा रेक्टिफायर करता है। कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। अगला ऑप्शन कह रहा है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में मोटर कन्वर्ट करता है। कौन करता है? मोटर कन्वर्ट करता है। मोटर का क्या काम है? मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, आइए समझते हैं। देखिए, सभी के घरों में मोटर लगा होता है। ऐसा अपन कहते हैं ना कि यार मोटर चालू कर दो, पानी नहीं है ऊपर, सपोज टंकी में जो सप्लाई जा रही होती है पानी की, है ना, कहते हैं ना मोटर चालू कर दो। तो मोटर का क्या काम है? आपने स्विच ऑन किया, सप्लाई दी तो सप्लाई से क्या हुआ? मोटर को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और मोटर ने क्या किया? जमीन से जो पानी था उसको खींचा और कहाँ तक पहुंचाया? आपकी टंकी तक। तो क्या हुआ? मोटर को हमने दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर ने कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में। तो जो हमारा मोटर का काम होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युतीय ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। तो क्लियर हुआ? चारों ऑप्शन क्लियर हुए आपके। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। ठीक है, ये है आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइट एनर्जी इन अ फोटो सेल इज कन्वर्टेड टू। जो लाइट एनर्जी होती है आपकी वो किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी जो होती है ना फोटो सेल में, वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है? देखो, यदि आपका ये कोई क्या है, सेल है, ठीक है, सपोज करो ये सेल है, लाइट फोटो सेल है जिसमें कि आपकी क्या हो रही है? लाइट एनर्जी आ रही है। जब लाइट एनर्जी आती है तो क्या होता है? लाइट एनर्जी जैसे ही फोटॉन्स पड़ते हैं यहाँ पर सेल में, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपकी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? पोटेंशियल नहीं, केमिकल नहीं, हीट एनर्जी नहीं। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसएससी 2004 का क्वेश्चन है कि आपका फोटो सेल में जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जाहिर सी बात है भाई, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ही तो बना रहे हैं फोटो सेल, है ना, बताते हैं फोटो सेल। तो जो भी आपकी लाइट एनर्जी आई वो क्या हो गई? आपकी फोटो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्यूज इज मेल्टेड व्हेन देयर इज अ ह्यूज सर्ज। अच्छा, कह रहा है कि जब हमारा जो घरेलू वैद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज पिघल जाता है। क्यों? जब भारी वृद्धि होती है। किस चीज में भारी वृद्धि की वजह से आपका जो फ्यूज वायर है वो पिघल जाता है? फ्यूज वायर सभी ने देखा है? देखा तो होगा, नहीं तो सुना तो होगा, है ना, सुनते ना, मैं अरे फ्यूज उड़ गया, बोलते हैं एमसीबी ट्रिप हो गई, ऐसा बोलते हैं ना घर में। तो क्या होता है ना कि ना ऐसे 3 रेक्टेंगुलर बने होते थे पहले, देखा होगा, 3 ऐसे रेक्टेंगुलर करके बने होते हैं जिसके अंदर ऐसा ऐसा कुछ वायर बना होता है। ठीक है, ये एमसीबी के अंदर ऐसा लगा होता है, इसी को अपन कहते हैं फ्यूज, और ये जो वायर है उसको कहते हैं फ्यूज वायर। तो हम जब इसको ऐसे निकाल के देखते हैं तो देखते हैं कि फ्यूज वायर मेल्ट हो चुका है, बीच से टूट गया है। जब आपका हाई लोड हो जाता है यानी कि लोड बढ़ जाता है आपके सर्किट में, कई बार आप देखते होंगे कि आपने प्रेस लगाया या हीटर कनेक्ट किया, तो जैसे आप हीटर वगैरह जब कनेक्ट करते हो तो क्या होता है कि आपका अचानक से ट्रिप हो गया सिस्टम पूरा। ठीक है, क्या हो गया? लाइट गोल हो गई, जिसको आप कहते हो अपनी डेली लैंग्वेज में, है ना। तो जब बंद हो गई कहते हैं लाइट, तो क्यों? क्योंकि लोड बढ़ा तो करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गई तो आपका I²R बढ़ जाता है, जिसकी वजह से करंट बढ़ने से ऐसा समझो हीट बढ़ गई इस तार में, यानी कि गर्मी ज्यादा हो गई, ऊष्मा बढ़ने से वो तार क्या हो गया? पिघल गया, और तार पिघला तो क्या हो गया? कनेक्शन ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक हुआ तो आपकी बिजली कट गई। क्लियर? तो हमारा जो घरेलू वैद्युत परिपथ होता है उसमें करंट के बढ़ने में क्या होता है? आपका फ्यूज वायर पिघलता है या टूटता है। उसका इंडक्शन रेजिस्टेंस कैपेसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ कैसे होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कह रहा है द अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। आपकी प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित कौन करता है? भाई अभी हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना, है ना, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वोल्टेज। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, तो ट्रांसफार्मर ऑप्शन से बाहर हो गया। ठीक है, बाई डायनेमो नहीं, डायनेमो का काम ये नहीं है AC to DC। बाई ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का काम भी नहीं है।
सिलेक्टर फ्रीक्वेंसी चेंज करता है बाय रेक्टिफायर। यस, अभी अभी हमने पढ़ा था कि रेक्टिफायर AC टू DC कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर क्या करता है, DC टू AC। याद करना बहुत इजी है, दोनों एकदम सेम है, बस ऐसे याद रखो AC टू DC रेक्टिफायर, DC टू AC इन्वर्टर, और यही दोनों क्वेश्चन ही पूछता है इन दोनों से, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेक्टिफायर द्वारा हम क्या करते हैं, दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट में, मतलब AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच एसिड इज यूज्ड इन अ सेल कंटेनिंग लीड। भाई सेल कंटेनिंग लीड जो है, यानी कि ऐसा सेल जो लेड कंटेन करता है, उसमें जो है शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। आओ देखते हैं। देखो देखो बचपन में हमने बहुत सारे सेल देखे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा हम जार बनाया करते थे, याद आया, कुछ याद आया। उसमें होते थे ये ऐसे दो रॉड, साइंस में हम केमिस्ट्री में बनाते थे ये डायग्राम बनाते थे, याद आया, जिसमें होता था समझो ऐसे, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, और इसके अंदर ये कुछ लिक्विड भरा होता था, याद आया, कुछ ऐसे ही अपन डायग्राम बनाते थे। ऐसे बहुत सारे सेल पढ़े हमने, बहुत सारे एग्जाम, हमने बहुत सारे सेल पढ़े हैं साइंस में, और क्वेश्चन भी यही पूछता है। कई बार पूछेगा वो रॉड किसकी बनी होती है, कई बार पूछेगा वो लिक्विड किसकी बना होता है, ठीक है, कई बार पूछेगा कि उनका जो विद्युत अपघटन के पश्चात क्या बचता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं सेल से। तो ये जो लिक्विड भरा होता है ये आपका क्या होता है, H2SO4, और ये जो रॉड होती है ये होती है आपकी प्लम्बम यानी पीबी की बनी होती है, लेड की बनी होती है। तो क्वेश्चन था कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। वॉट को हम प्रकट कर सकते हैं। वॉट किसकी इकाई है, वॉट पावर की इकाई है, भाई हमको पता है पावर की इकाई वॉट है। अब पावर इज इक्वल टू, अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था कि हमने किया था कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, या कि कार्य बटे समय कह सकते हैं। अब एनर्जी की यूनिट होती है जूल और समय की होती है सेकंड, तो भाई वॉट को हम जूल पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, जूल पर सेकंड। क्लियर हुआ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, सीपीयू में पूछा है 2005 में। देखो बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। भाई पहला कह रहा है इट इज अ कंडक्टर। नहीं, कंडक्टर तो बहुत सारे हैं भाई, कंडक्टर तो बहुत सारे हैं, कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, सिल्वर भी है, तो हम भाई टंगस्टन ही क्यों लगाते हैं। इट इज चीप, भाई ये भी नहीं है, टंगस्टन से सस्ती बहुत सारी धातुएं हैं अपने पास, ठीक है। यह आघातवर्धनीय है, नहीं, सिर्फ यही रीजन नहीं हो सकता। अगला कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। यस, दिस इज द पॉइंट, इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है टंगस्टन का। मेल्टिंग पॉइंट हाई को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप उसको कितना भी ज्यादा टेम्परेचर दो जल्दी वो पिघलने वाला नहीं है, बहुत ही कठोर दिल होता है उसका, ठीक है, जल्दी नहीं पिघलता वो। यानी कि कहना चाहिए इसका गलनांक बहुत ऊंचा है, इसीलिए हम टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। यदि गलनांक कम होगा, भाई इलेक्ट्रिक बल्ब यदि आप सोचो दिन भर जला के रख रहे हो, इतना ज़्यादा उसमें से हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, है ना, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है, यानी कि ये जल्दी नहीं पिघलता, ठीक है, बहुत जल्दी ये नहीं पिघलता, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, टंगस्टन का यूज़ करते हैं।
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट एंड 500 वॉट बल्ब्स इफ द वोल्टेजेस आर सेम। 100 वॉट तथा 500 वॉट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्ट समान है, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज है। ठीक है, पावर गिवन है, क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है। भाई पावर गिवन है, रेजिस्टेंस पूछा है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हमें एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। आइए सॉल्व करते हैं। सभी को दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 100 वॉट और 500 वॉट दो वैल्यू दी हुई है आपकी पावर की। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू कितना है? 100 वॉट, P2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 वॉट। अब फॉर्मूला हमको पता है कि P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हमारा जो पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। भाई हमें जो वैल्यू दी है हम उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमें ये तीन वैल्यूज हैं, आपको रेजिस्टेंस पूछा है, प्रतिरोधों का अनुपात, और वोल्ट समान है, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज जो है आपका क्या है? कांस्टेंट कह दिया है, कांस्टेंट वोल्टेज है, तो वोल्टेज V ही रहेगा। और दो वैल्यू दी हुई है पावर की। किसका पूछा है? आपका R1 एंड R2 का रेशियो पूछा है। तो किसका अनुपात पूछा है? आपके रेजिस्टेंस का अनुपात पूछा है कि आपका R1 बाई R2 कितना होगा। अब एक बात बताओ, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, P1, अब एक बात बताओ मुझे, ये वोल्टेज कांस्टेंट है। क्या है वोल्टेज? देखो मुंह से पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन लिख के तो करेंगे। वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो क्या बचा? पावर और रेजिस्टेंस। पावर रेजिस्टेंस एक दूसरे से कैसे दिख रहे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं ना। जब पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, और पावर का जो हमारा रेशियो है वो कितना है? P1 बाई P2 इज इक्वल टू कितना है? 100/500 कर देंगे भाई, बराबर 1/5। यानी कि जो P का रेशियो होगा पावर का, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, यानी कि उसका उल्टा कर देंगे भाई, 5/1। ऑप्शन हो जाएगा बी। खट्ट से खत्म क्वेश्चन, खत्म। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जिसको डर लगता है थोड़ा सा, तो हमने देखा नहीं पावर गिवन है, पावर का हमने रेशियो निकाल लिया, कितना है? 1/5। अब पावर का रेशियो निकाल लिया, रेजिस्टेंस का पूछा है, तो आप देख रहे हो कि पावर इज इक्वल टू है वी स्क्वायर बाई आर, और पावर में क्या है? ये वोल्टेज को यदि हमने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ये क्लियर है सभी को? भाई यहां से देखो कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा। अब हमको P1 बाई P2 का वैल्यू पता है 100/500, तो हो जाएगा बराबर R2 बाई R1। तो आपका कितना हो जाएगा वैल्यू? 1/5 इज इक्वल टू R2 बाई R1। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है R1 बाई R2, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। तो आपका कितना? R1 बाई R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/1, सॉरी, है ना, वही तो 5/1, यानी कि 5/1 का रेशियो। ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन खत्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो कुछ भी नहीं था, घबराना नहीं है। जो चीज क्वेश्चन में गिवन हो, अपनी अप्रोच क्लियर रखना। जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन है हम उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। भाई आपको पावर गिवन है, रेजिस्टेंस पूछा है, पावर गिवन है, वोल्टेज कांस्टेंट बोल रहा है, तो भाई सीधी सी बात है कि इन तीनों में हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? इन तीनों P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगाने वाले हैं। और वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया और दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम तो उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लिख के भी सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ रहा है? 5/1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वी हु इज कोटेड एन आयरन टू मेक गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन समझते हो? गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस। क्या होता है आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस? गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? आयरन को हम जिंक से कोटिंग कर देते हैं। किससे? जिंक से कर देते हैं। जिंक से कोटिंग करने से क्या होता है? उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, उसका जो
क्षरण होता है ना लोहे का, कहते हैं जंग लगना इत्यादि, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं, जंग बहुत दिनों बाद लगता है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, एक तरह से उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं जस्ते की, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस ही है नेचुरली, जिसको नेचुरली नहीं मतलब हम करते हैं, क्या करते हैं कि लोहे के ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप करेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है जिंक का करेंगे, क्या क्या हमको पता है ना भाई कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। जब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हमको पता है तो हम क्या करेंगे उसमें जिंक ले, भाई ये भी निकिल नहीं, क्रोमियम नहीं, सल्फर नहीं, सब फालतू, पर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलो एसएससी सीपीओ 2004 का क्वेश्चन था मेरे बच्चों, 2004 में ही पूछा गया है और हर बार पूछता रहता है। गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ देगा गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, कौन कौन सी धातु यूज होती है, तो आप बताओगे भाई लोहा और जिंक, ठीक है। घुमा के और पूछ दिया, कोई भी क्वेश्चन बना दिया अपन को बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, अ फ्यूज वायर इज यूज्ड फॉर, फ्यूज वायर क्यों यूज किया जाता है, अब देखते हैं अपन, ठीक है। फ्यूज वायर से एक और क्वेश्चन किया था हमने, टू फ्लो हाई इलेक्ट्रिक करंट विदाउट कॉजिंग लॉस, ठीक है। दूसरा कह रहा है ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव करंट फ्लो टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉकिंग एंड नन ऑफ दिस। भाई पहला कह रहा है कि बिना हानि पहुंचाए अधिक विद्युत धारा को प्रवाहित करना, नहीं भाई अधिक विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो हमारा फ्यूज उड़ जाएगा। अभी अभी हमने सॉल्व किया कि हमारा जो फ्यूज है वो क्यों मेल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो पहला तो खत्म। दूसरा कह रहा है अधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने, या कहें कि ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव करंट फ्लो, या एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट कि हम जब हमारा सर्किट होता है, जो हमारा पूरा घर का एक विद्युत परिपथ है आप समझो, उसमें जब अधिक करंट फ्लो हो तो मेन परिपथ से जो आपका ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपके घर तक आ रही, उस लाइन से सेपरेट कर दे, अलग कर दे, एक्सेसिव फ्लो को रोक दे। भाई एक हमने फ्यूज ही तो मेल्ट हुआ ना, फ्यूज को हम दूसरा लगा देंगे, दूसरा वायर लगा के हमने फ्यूज लगा दिया, लेकिन पूरा सर्किट हो जाता है, यदि उड़ जाता है तो उसमें बहुत समय लगता है उसको बनने में और उससे लॉसेस बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन जो काम है फ्यूज वायर का वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है किसको, इलेक्ट्रिकल सर्किट को एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव करंट फ्लो। जैसे ही आपके घर में एक्सेसिव करंट फ्लो हुई, ठीक है, तो आपको क्या किया, उसने आपके सर्किट को अलग कर दिया दोनों में से, ठीक है। जो आपका मेन कनेक्शन आ रहा था घर में और जो आपके घर का पूरा कनेक्शन है, उनके बीच में एक क्या करता है, कह लो कि बीच में एक पार्टीशन कर देता है, कह लो पार्टीशन है ना। तो जो एक्सेसिव करंट जब भी फ्लो होगी तो क्या होगा, उससे पूरा पूरा वो उन दोनों को ट्रिप कर देगा, दोनों को अलग कर देगा। टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉकिंग, नहीं भाई ये पर्टिकुलर पर्सन बस को प्रोटेक्ट नहीं करता, ऐसा फ्यूज का कोई काम नहीं है, ठीक है। नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी कब पूछा गया है, भोपाल के क्लर्क, ट्रेन क्लर्क के क्वेश्चन में पूछा गया, 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, इन एसी सर्किट एसी मीटर यूजेस। भाई एसी सर्किट है, एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। भाई यदि एसी सर्किट है तो हमको पता है कि एसी सर्किट सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर करता है, सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछा है, देखो 2010 में पूछा है क्वेश्चन, आगे भी पूछ सकता है। तो हमारा एसी सर्किट कभी भी पूछे किसको मेजर करता है तो हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट मटेरियल फॉर द ट्रांसफार्मर कोर। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, देखो अभी हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर का क्या काम है, वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में कोर यूज की जाती है, ठीक है। कोर कुछ ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर कोर, ठीक है, या ऐसे समझो कि लोहे की पतली पतली पत्तियां बनी होती हैं, ऐसा समझो। तो जो कोर होती है वो किस लोहे की बनी होती है, तो कोर जो होती है हमारी सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की नहीं, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट स्टील की भी नहीं, हार्डेंड स्टील की भी, सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, नर्म लोहे की बनाई जाती है, ताकि जो प्राइमरी टू सेकेंडरी फ्लक्स ट्रांसफर है आपके ट्रांसफार्मर का वो इजीली हो सके, इसलिए हम नर्म लोहे का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो तड़ित होता है ना, कहते हैं ना बिजली गिर गई, बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो बिजली जो गिर जाती है वो क्या होता है एक्चुअल में? क्या वो इलेक्ट्रिक पावर होता है, क्या वो इलेक्ट्रो इमर्शन होता है, या इलेक्ट्रिकल लीकेज होता है, या कि फिर आपका इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है? भाई एक बात बताओ, कह रहा है विद्युत शक्ति तो है भाई, वो तो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, लेकिन क्यों होता है? जब हमारे आसमान में क्या होता है, जब बादल टकराते हैं तो बहुत हाई पावर, बहुत हाई वोल्टेजेस का क्या होता है, विद्युत विसर्जन हो जाता है, या कहें कि इलेक्ट्रो इमर्सन जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, बहुत हाई बिजली आती है। लेकिन यदि हमने तड़ित चालक कुछ जो इस शेप में होता है और हम लगा कर रखते हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो वो क्या करता है, उसको पृथ्वी पर ग्राउंड कर देता है, उतने हाई वोल्टेज को भी। इसीलिए कहते हैं तड़ित चालक लगा करके रखना चाहिए बिल्डिंग्स में। तो क्या होता है, तड़ित एक तरह का विद्युत विसर्जन है। एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रो इमर्सन। क्लियर? चलिए 15 क्वेश्चंस हमने कवर किए मस्त तरीके से एकदम एक्सप्लेन करके। अब इनसे चाहे कितना भी घुमा ले क्वेश्चन, चाहे इनके ऑप्शन से ही क्यों ना क्वेश्चन बना दे, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे कर लेंगे। कर लोगे ना? कर लोगे ना? प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में, कर लोगे या नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास।